केवल साहित्य पर ही केंद्र रख के बात करूंगा कि संवैधानिक मूल्यों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो हुई है, वह सृजनात्मक अभिव्यक्ति उन मूल्यों के प्रचार प्रसार का काम कर रही है अथवा उन मूल्यों को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए उसको कलात्मक स्तर पर व्यक्त कर सकी है क्या? ये पहला साहित्यिक प्रश्न। केवल उन मूल्यों की बहुत ही जोर शोर से अगर समर्थन किया स्थापित करने का प्रयत्न अगर हुआ है तो साहित्य मात्र प्रचारात्मक रहेगा, जो काम प्रवाह में टिक नहीं पाएगा। सवाल ये है कि क्या इन मूल्यों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक स्तर पर इतनी गहराई के साथ हो सकी है क्या, जिससे कुछ वैश्विक स्तर की कृतियां हम दे पाए हैं क्या? ये प्रश्न है। क्योंकि स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का मूल्य साहित्य के लिए कोई नई चीज नहीं है, और हमारे साहित्य में जो मध्यकालीन और प्राचीन साहित्य है उसे लेकर हमारे तथाकथित आलोचक लगातार कहते आ रहे हैं कि ये सारे साहित्यिक मूल्य हमारे साहित्य में पहले से अभिव्यक्त हुए हैं। प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि अगर वो पहले से व्यक्त हुए हैं तो उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप वायवी है, उसका स्वरूप विशुद्ध आदर्शवादी है, उसका मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। क्योंकि हमने समता की बात जरूर कही, परंतु वो ईश्वर के सामने सभी समान है इतना ही हमने कहा। मनुष्य की नजर में सभी समान है कि नहीं, इसे हमने खूबसूरती के साथ टाल दिया। इसीलिए ये जो कहा जाता है कि हमारे पास आदर्शवादी मूल्य बहुत रहे, ये सच है कि इस देश की जो मानसिकता है ना, वो गर्दन के ऊपर जो हिस्सा है मस्तिष्क का, वो अति आदर्शवादी है, परंतु आचरण उसके ठीक विरोध में है। प्रश्न ये है कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता का डंका हम पीट रहे। पहले मैं संविधान की निर्मिति के पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का यह आग्रह से प्रतिपादन होता है कि ये सब कुछ हमारे पास पहले से था। अगर ये पहले से था तो फिर आचरण इस प्रकार का क्यों था, ये प्रश्न उठता ही। इसीलिए मेरा सवाल ये है कि संवैधानिक मूल्य अगर हमारे साहित्य में है तो क्या हमारे जीवन में संवैधानिक मूल्य आचरण के स्तर पर उतरेंगे? ये सबसे पहला प्रश्न है। क्योंकि अगर आचरण के स्तर पर नहीं उतरेंगे और वो केवल मूल्य के नाम पर साहित्य में अभिव्यक्त हुए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसका आचरण के साथ संबंध नहीं होता। इस विसंगति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे ये कहा गया है कि सर्वाधिक अंतर्विरोध को लेकर जीने वाला देश भारतीय देश है। इसलिए कहा गया है कि द मोस्ट हिपोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। ये जो पाखंडी वृत्ति है, वो पाखंडी वृत्ति दर्शन से लेकर प्रत्यक्ष आचरण के स्तर पर सब जगह दिखाई देती है। अद्वैतवादी दर्शन जैसा अत्यंत विलक्षण ऐसा दर्शन देने वाला देश जो ये कहता है कि कण कण में परमात्मा का अस्तित्व है, वही देश अपने भीतर की 50% स्त्रियों को और 30-35% दलितों को मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। दर्शन के स्तर पर एक बात की जा रही है, आचरण के स्तर पर ठीक उसके विरुद्ध में व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए कथनी और करनी में लोहिया जी ने इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया कि कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्या यह अंतर साहित्य में संवैधानिक मूल्य और उसको लिखने वाला साहित्यकार के आचरण, इसमें कहीं वो व्यक्त होता है क्या, दिखाई देता है क्या? प्रत्यक्ष आचरण में आदमी कैसे जीता है? मुझे एक घटना याद है, विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। तब शाम के समय एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति साइकिल रिक्शे से काफी सामान लेकर उतरे और रिक्शे वाले ने कुछ पैसे ज्यादा मांगे, उसको बहुत ज्यादा, वो जितना मांग रहा था उतना नहीं दिया उन्होंने। और जब रिक्शे वाला कह रहा था कि मैं इतने पैसे नहीं लूंगा, तो उनका बस लो जाओ, और उसको गालियां देने लगे, तो चले गए। हम सब लोग देख रहे थे। उसी शाम को वही महाशय
एक कविता पढ़ रहे थे श्रमिकों के शोषण पर। ये वास्तविक घटित घटना मैं बता रहा हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन जैसे तथाकथित प्रगतिवादी कवि का प्रत्यक्ष हमने देखे हुए इस दृश्य को आपको बता रहा हूं। अगर आचरण के स्तर पर इतनी पाखंडी वृत्ति है तो फिर सवाल ये है कि समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता अपनी कविताओं में नारे लगाने वाले लोग व्यक्तिगत जीवन में उन मूल्यों को कितना आचरण के स्तर पर जीते, ये प्रश्न है। और अगर आचरण के स्तर पर नहीं है, केवल साहित्यिक स्तर पर है, तो समाज की मानसिकता में परिवर्तन संभव नहीं है। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने अपना आदर्श माना है, उन्होंने अपने साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति की कभी भी जाति नहीं देखी है। उनके साथ सभी समाज के सभी स्तरों के सभी लोग थे। और जब महाड़ के सत्याग्रह में कुछ ब्राह्मण आना चाह रहे थे, आ गए थे, तब पुणे के कुछ दूसरे बहुजन के लोगों ने ये शिकायत दर्ज की थी कि अगर आपके साथ वो लोग आ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। तो बाबा साहब ने एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था कि मैं कभी भी किसी की जाति नहीं देखता, मैं सिर्फ विचार देखता हूं, जो मेरे विचारों का है वो मेरे साथ चलेगा। इसीलिए जो घर झाले अपना वह हमारा साथी, ये जो कबीर का दर्शन है कि मैं खड़ा हुआ हूं लुका के लिए आप, जो घर झाले अपना वही हमारे साथ। वैचारिक स्तर पर हम किस प्रकार जीते हैं, मुझे इसलिए मैं इस बात को बल देकर आपको कह रहा हूं। एक को इस प्रकार के मूल्यों का सतत आग्रह करने वाले हमारे बीच के कई ऐसे लोग हैं जो जाति का संगठन भी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि दलित साहित्य में गैर दलित को प्रवेश नहीं, जो ये कह रहे हैं कि दलित साहित्य ये केवल दलित लिखेगा, दलित पढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेगा। ये नव जातिवाद नहीं तो और क्या है, जो सब विचारी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। क्योंकि एक और बाबा साहब जाति अंत की बात कर रहे हैं, और जाति अंत की बात करने वाला व्यक्ति जब अंतरजातीय विवाह की बात कर रहा है, तो अंतरजातीय विवाह का विरोध करने वाले लोग बाकी सब कुछ हो सकते हैं, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें कुछ प्रश्न बहुत गंभीरता से समझ लेने की स्थिति है। कुंवर नारायण की एक कविता की अंतिम पंक्तियां ऐसी हैं कि दिन भर वे कविता की हत्या करते हैं और रात में पूछते हैं कि कविता का अर्थ क्या है। मित्रों, दिन भर स्वातंत्र, समता, बंधुता की बात करने वाले, संगोष्ठियों में जोर शोर से बात करने वाले, प्रत्यक्ष जीवन में इन मूल्यों को कितना जीते हैं, ये प्रश्न है। और समाज की मानसिकता में तभी परिवर्तन होता है जब व्यक्ति की सोच और उसके आचरण में समानता होती है। क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतने वर्षों के बाद भी याद करते हैं? क्योंकि आचरण के स्तर पर वो व्यक्ति केवल मनुष्यता और मनुष्यता के स्तर पर ही जी रहे थे जीवन के अंतिम सांस तक, और इसलिए कहीं पर भी उन्होंने बात नहीं की। एक और हमारे पास एक विश्व का एक बेहतरीन संविधान है, तो दूसरी ओर जातिगत मोर्चे निकल रहे हैं, महामोर्चे निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में जाति के मोर्चे निकल रहे हैं, जाति के संगठन बन रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं, उनका जाना स्वाभाविक है। परंतु बुद्धिजीवी भी जब इस प्रकार के समर्थन की बात करने लगते हैं, इस प्रकार के संगठनों के समर्थन की बात, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाता है कि सचमुच हम संवैधानिक मूल्यों को जी रहे हैं क्या? बोल हम बहुत रहे हैं, हम जी रहे हैं क्या? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आत्म परीक्षण की बेहद हमें जरूरत है। पाखंडी, अब अगला प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार के पाखंडी जीवन का चित्रण हमारे साहित्य में होता है क्या? क्या हम संवैधानिक मूल्यों को अपने पात्रों के आचरण के माध्यम से जांच रहे हैं क्या? अगर मराठी कविता में कवि लोकनाथ ने जिस प्रकार से आत्म परीक्षण किया है और जिस प्रकार के दलित जीवन की, दलित नेतृत्व की चीरफाड़ की, या शरण कुमार लिंबाड़े ने अपने उपन्यासों में जिस प्रकार उभरते हुए दलित नेतृत्व का पर्दाफाश किया है, उस प्रकार की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, जब
हम खुद को ही तराशते जाएंगे मुक्तिबोध के शब्दों में, तब बात बन सकती है। इधर बहुत तेजी के साथ नव जातिवाद उभर रहा है। डॉक्टर वाघमारे जी ने संविधान के 4 आयाम बतलाए, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा सांस्कृतिक। सामाजिक में क्या सचमुच हम जाति अंत की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा समता के स्तर पर या संविधान के जो मुख्य आयाम है, उस मुख्य आयाम पर ये बात बहुत स्पष्ट है कि हम अपने सारे विरोधों को, दीवारों को तोड़कर हम मनुष्यता के मार्ग पर चलेंगे। देखिए, संविधान की उद्देशिका में पहला शब्द है हम। मैं शब्द ये हम। 1960 के बाद के हिंदी साहित्य की यात्रा हम से मैं की ओर शुरू हुई और मैं अब जीवन के केंद्र में आया है। अब संपूर्ण 90% समाज के जीवन के केंद्र में सिर्फ मैं है, मैं, मेरा जीवन और मुझ तक सीमित संसार। इसके आगे मैं कुछ देखना और सोचना नहीं चाहता। जबकि हम शब्द का प्रयोग किया है, मुझे याद है कि वर्षों पहले जब हिंदू मुस्लिम समस्या बहुत संघर्ष का रूप धारण कर चुकी थी स्वातंत्र्य पूर्व काल में, तब जामा मस्जिद में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें एक आर्य समाजी नेता का व्याख्यान हुआ था, जिसने शुरुआत में कहा हम से तात्पर्य ह से हिंदू, म से मुसलमान। ये हम शब्द की व्याख्या उन्होंने की। ये गंगा जमुना संस्कृति की जो बात कही कि हम सबको मिलाकर, सबको मिलकर हमको जाना है। हमारी यात्रा हम की यात्रा है और हम इस हम शब्द को ही भूलते जा रहे हैं। इसीलिए ये जो बात कही गई कि मनुष्य जीते समय, आचरण करते समय इन सबके पर्याय, मुझे आज भी विलक्षण आश्चर्य होता है महात्मा ज्योतिबा फुले के उस परिच्छेद पर जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं एक ऐसे भारत का सपना देख रहा हूं जहां 4 भाई हैं एक परिवार में। एक भाई व्यक्तिगत रूप से इस्लाम को कबूल कर चुका है, उसकी पत्नी हिंदू है, सब एक जगह रहते हैं। दूसरा भाई ईसाई धर्म का स्वीकार कर चुका है, उसकी पत्नी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुकी है। तीसरा भाई बौद्ध बन गया है और उसकी पत्नी किसी और पंथ को स्वीकार कर चुकी है। चौथा भाई सार्वजनिक सत्य धर्म को स्वीकार कर चुका है, उसकी पत्नी। ये एक ही जगह रह रहे और बड़े सुख समाधान से जी रहे, कहीं पर भी किसी प्रकार का संघर्ष नहीं। ये जो मनुष्यता का सपना, मनुष्य मात्र का सपना देखा था, उस सपने को की ओर हमारी यात्रा चल रही है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही तो सपना था। इस सपने को हम प्रत्यक्ष साकार कर पाए हैं क्या? हमारे साहित्य में क्या इस प्रकार का चित्रण हुआ है क्या? ये पहला प्रश्न है। ये ठीक है कि साहित्य में संवैधानिक मूल्यों का जो चित्रण हुआ है वो 2 रूपों में हुआ है। एक रूप यह है कि संवैधानिक मूल्यों की जो हत्या हो रही, जो हनन हो रहा है, उसके प्रति अत्यंत आक्रामक होकर वो बोल रहा है कि ये जो मनुष्यता पर ये जो रौंदी जा रही है, उस रौंदी हुई मानवता के खिलाफ आक्रामक सुर में वो बोल रहा है। मुक्तिबोध की अंधेरी कविता, जिसका मीणा जी ने बहुत विस्तार से विवेचन किया, मुक्तिबोध की सारी कविताएं ये इसी प्रकार की हैं। संवैधानिक मूल्यों का हनन जो हो रहा है उसे लेकर अत्यंत अलग पद्धति से अपनी यातना को व्यक्त कर रहे हैं। और 60 के बाद की कविता को अगर देखेंगे, पहला दौर 60 के बाद की कविता का, नई कविता का दौर था जिसने आम आदमी की बात कही, लघु मानव की बात। एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है विजय देवरमन साहिब का, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। बाद के लोगों ने कहा कि न महामानव न लघु मानव, हम सिर्फ मनुष्य की बात करना चाहते हैं। और वो दलित साहित्य ने कहा कि हम न लघु मानव की बात करेंगे, महामानव की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि महामानव हमारे पास है ही नहीं, वो काल ही चला गया। अथवा ये कहे कि कुछ लोगों ने अपने लोगों को बड़ा करने के लिए उनको महामानव कहा गया। महामानव, अब महामानव का काल समाप्त हुआ है, अब मनुष्य मात्र का कालखंड शुरू है। इसलिए मनुष्य को केंद्रित रखकर कविता और गद्य साहित्य लिखा जाने लगा।
आर्थिक समता की बात, संविधान का जो एक आयाम है उसको प्रगतिवाद ने अपने ढंग से बतलाने की कोशिश की, परंतु उसमें वो बहुत सफल नहीं हो पाए। इसीलिए ये जो मूल्य व्यवस्था है, उन मूल्य व्यवस्था को, मूल्यों को रचा पचा कर अपनी केवल अनुभूति का नहीं, अब आचरण के स्तर पर उसको स्वीकार करके कितना कुछ लिखा जा रहा है इसकी खोज करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हम साहित्य के विद्यार्थी लेखक की व्यक्तिगत जीवनी को और उसके साहित्य को समझकर या तुलना करके बात करें, ये मैं नहीं मानता, परंतु फिर भी इस बात की जरूरत होती है कि समूह मन जो आविष्कृत होता है, समूह मन जो तैयार होता है, वो उस काल में गाए जाने वाले गीतों से, उस काल में बनने वाली फिल्मों से, उस काल में जो मनोरंजन के साधन होते हैं उन मनोरंजन के साधनों से, उस काल में जो व्याख्यान दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों से समूह मन आकार ग्रहण करने लगता है। और भाषा की बात, एक खास भाषा की ताकत ये होती है कि बोलने वाले के आचरण के साथ जब शब्द जुड़कर आते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है, और जो केवल लफ्ज़ी करता है उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। कुल कितने शब्द हैं, उन शब्दों का परिणाम कितना गहरा हुआ और अभी तक हो रहा है। कम से कम शब्दों का उपयोग करके उन्होंने अपने बात कही, परंतु उसका गहरा असर हुआ क्योंकि कहने वाले के पास एक जबरदस्त नैतिक ताकत थी, और उस नैतिक ताकत के कारण उन्होंने जो सहा था वो जीवन था, उसका बड़ा गहरा असर हुआ। नेताजी सुभाष ने केवल इतना ही कहा ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों की संख्या में युवक सड़क पर आए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। तो ठीक इसी प्रकार गांधी जी ने 1942 में इतना ही कहा, चले जाओ, और एक विलक्षण मतलब कहेंगे बिजली की तरह ये बात फैल गई, और गांव का देहाती आदमी भी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ। शब्दों में ये ताकत होती है। शब्द कहने वाला कौन है, उसकी निष्ठा क्या है, उसकी नैतिकता क्या है। हमारे यहाँ के एक नेता रोज सफाई की बात कर रहे हैं, परंतु सफाई के बजाय गंदगी बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? क्योंकि लोग इतना समझते हैं कि लफ्ज़ी क्या है और आचरण क्या है। इसलिए कविता पढ़ने वाला कवि जब श्रमिकों के शोषण की बात करता है तो मुझ जैसा व्यक्ति सोचता है कि शाम में और सवेरे इस आदमी का आचरण क्या था, तो उन शब्दों का कोई प्रभाव तो मुझ पर नहीं होगा। इसीलिए स्वातंत्र्य, समता और बंधुता के मूल्यों को कहने वाले के पास किस प्रकार की नैतिक ताकत है, महत्व उसका भी है, और मुझे लगता है कि हम वहां कहीं पर तो पढ़ चुके हैं। एक सवाल मेरे सामने जरा तकनीकी स्वरूप का ये है, और मैं करदम जी से भी इस बात पर बहस कर रहा था। एक और संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घोषित की, दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वातंत्र्य, समता और बंधुता इन मूल्यों के विरोध में कुछ पत्रिकाएं निकलती। संवैधानिक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये तो संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरोध में ये जा रहा है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि उच्चतम न्यायालय कई ऐसे कानून को बर्खास्त कर देता है क्योंकि वह संविधान के मूल्यों के अनुसार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में जा रहा है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं। और उच्चतम न्यायालय में तो केवल संविधान की व्याख्या के आधार पर बातें चलती। तो क्या कारण है जब संविधान के उद्देशिका के मूल्यों के विरोध में साहित्य प्रचारित प्रसारित हो रहा है और पूरे डंके की चोट पर हो रहा है? मुझे कई बार ताज्जुब ये होता है कि गुरु गोरखनाथ जी का बंच ऑफ थॉट जो पूरी तरह से स्वातंत्र्य, समता, बंधुता के विरोध में है, वो कितना प्रचारित प्रसारित हो रहा है, जबकि वो संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि संवैधानिक मूल्यों के हनन की भी आपको स्वतंत्रता है? और ऐसा हो रहा है। फिर सनातन संस्था जैसी जिन पर इस प्रकार का आरोप है कि उन्होंने हत्याएं की है, फिर वो भी उनके हर महीना पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका का स्वरूप और उसमें छपे लेख अगर देखेंगे तो
हम जैसे मनुष्यकामी लोग कांपने लगते हैं कि इतना भयावह सब चित्र वो बता रहे हैं कि हमको करना क्या है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था उल्टाने की बात खुले ढंग से कही जा रही है तो उस पर बंधन क्यों नहीं है? संविधान की उद्देशिका का ही हनन अगर किया जा रहा है तो फिर उसके विरुद्ध में बात क्यों नहीं की जा रही? कुछ उत्साही सांसद इन दिनों कह रहे हैं कि गीता को संपूर्ण भारत के केंद्रीय विद्यालयों में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य रूप में लगाया जाएगा। एक और बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलगुरु संविधान को सभी ज्ञान शाखाओं में अनिवार्य रूप से पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश संसद गीता को पाठ्यक्रम के रूप में लाने की कोशिश कर रहा है। जिस गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि की बात कही गई है, वो गुणकर्मानुसार की बात भले ही हो, वो बहुत हास्यास्पद है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं दिनों सिद्ध कर दिया था। क्या इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? क्या हम लोग इसके विरोध में बात नहीं कर सकते? बीच में कोहल्ला उठा था क्योंकि गीता को कुछ देशों में पाठ्यक्रम से हटा दिया था, ये कहकर कि युद्ध का प्रचार प्रसार करने वाला ये कार्यक्रम थे और हमारे पास उसको हम उसको किस अर्थ में लेंगे महत्व इसका नहीं है, दूसरे लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं। और छोटे बच्चों पर युद्ध के संस्कार डालना, युद्ध की अनिवार्यता बताना, ये मानवीय संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट है और इसीलिए वहां के न्यायालय ने उसको उस पर प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे समय हम क्या भूमिका लेने वाले, इस देश के बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या है, प्रश्न ये है। क्योंकि दिन ब दिन स्थितियां कुछ बदलती जा रही हैं, ऐसे में हम किस ओर खड़े हैं महत्व उसका है। और इसीलिए हम कहीं पर आत्मपरीक्षण करें। साहित्य में जिस प्रकार की बातचीत आ रही है, जिस प्रकार की मूल्य व्यवस्था को दिया जा रहा है, वैसे तो एक तो स्वर ऐसा है कि वो जो मूल्य व्यवस्था व्यक्त हो रही है वो बहुत सूक्ष्म रूप से व्यक्त हो रही है, सीधे सीधे तो बात नहीं की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं ये स्थिति तो है ही। इसीलिए एक और विसंगति की ओर करदम जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि यह देश धर्म और कानून द्वारा शासित है, संविधान द्वारा शासित है। देश का प्रशासन, देश की व्यवस्था ये कानून द्वारा शासित है, परंतु इस देश का समाज धर्म द्वारा शासित है। मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। इस देश का समाज जाति द्वारा शासित है, जाति द्वारा नियंत्रित है। एक ऐसा समाज जो जाति के द्वारा शासित और नियंत्रित है या धर्म के द्वारा शासित और नियंत्रित है, उसे संवैधानिक मूल्यों के द्वारा कैसे शासित करेंगे, ये एक बहुत ही विकट और कठिन प्रश्न है। ये इतना आसान प्रश्न नहीं है। 1000-1500 वर्ष की जो मानसिकता है वो टुकड़ों टुकड़ों में जीने की, उन्हें एक जगह लाकर राष्ट्र के रूप में खड़ा करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती का एहसास बाबा साहब को था, इसलिए वो बार बार कह रहे थे आखिर में केवल संविधान से बात नहीं चलेगी, क्योंकि हम केवल प्रशासकीय राजनीतिक जनतंत्र हम ला चुके हैं या लाने में सफल हो जाएंगे, परंतु सामाजिक जनतंत्र हम नहीं ला पाएंगे। और अगर कभी ऐसा नहीं हुआ शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात, तो फिर लोग हाथ में पत्थर लेंगे और संविधान को खत्म करेंगे। अगर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अगर ये नहीं हुआ तो इस पर कुछ दूसरी बात होगी, क्योंकि इन दिनों अभिव्यक्ति की और विशिष्टता समतावादी दर्शन का आग्रह करने वाले बुद्धिजीवियों को कैसे खत्म किया जा रहा है, इसके उदाहरण हमारे सामने है। परिणामतः बुद्धिजीवी भी आतंकित हो चुका है और इसलिए खुलकर बात नहीं कर रहा है। ऐसे में एक नागरिक के नाते हमारे अपने क्या कर्तव्य है, ये आत्मपरीक्षण का समय है। एक भयानक, बहुत भयंकर ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, जो दौर हमें मनुष्य के रूप में जीने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आप हिंदू के रूप में जी सकते हैं, मुसलमान के रूप में जी सकते हैं, ईसाई के रूप में जी सकते हैं, भारतीय के रूप में जीना मुश्किल हो चुका है, मनुष्य के रूप में जीना
दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप केवल मनुष्य के रूप में जी रहे हैं तो हमको घुसपैठिए कहा जाता है कि आपको कहीं तो आके खड़ा होना, या तो इधर आके खड़े हो जाइए धर्म के साथ, या नहीं तो कोई भूमिका लीजिए, और मैं केवल विशुद्ध मानवीयता की भूमिका लूंगा तो फिर हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। वही स्थिति साहित्यकारों की। अगर आप साहित्य के माध्यम से केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं, केवल संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो आपके साहित्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर आप बहुत शोर मचा रहे हैं तो हम आपको खत्म कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति अब तैयार हुई है। इसलिए अभिव्यक्ति की ठीक है, मोटे मोटे तौर पर हो हल्ला मचाने वाले की ओर वो ध्यान नहीं देंगे, परंतु ऐसी रचनाओं के रचनाकारों पर उनका ध्यान रहेगा जिनकी रचनाएं बहुत गहरा असर करके जाती है। अगर गहरा असर करके जा रही है तो फिर वो निशाना बन सकता है। तो मित्रों, एक ऐसी अजीब मानसिकता में हम जी रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम खुद को तलाशें, और तलाशें जैसे मैंने कहा कि हमारा आचरण कहाँ तक संवैधानिक मूल्यों के अनुसार चल रहा है। हम कहीं फिर जातिगत संस्थाओं से जुड़ रहे हैं क्या? कहीं हम किसी गैर दलित को दलित के साहित्य के अंतर्गत प्रवेशी नहीं देंगे, इस प्रकार की भूमिका हम ले रहे हैं। दलित साहित्य धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ये सही है कि उसे भूतकाल का उत्खनन करना जरूरी था, परंतु केवल भूतकाल के उत्खनन में हम कितने वर्षों तक बैठे रहेंगे? हम वर्तमान में पूरे समाज के साथ जीते समय उस समाज की विसंगतियों को हम सामने लाएंगे कि नहीं? हम अपनी विसंगतियों को सामने लाएंगे कि नहीं? दलित जीवन में जो विसंगति आ रही है, जो समझौते हो रहे हैं, वो घृणित समझौते हो रहे हैं, और ऐसे में अगर हम उसके साथ भी जय जयकार करते रहेंगे तो फिर ये संविधानिक मूल्य संविधान में ही सुरक्षित रहेंगे, व्यक्तिगत जीवन में नहीं रहेंगे। और जब संवैधानिक ये तीन मूल्य हमारे प्रत्यक्ष आचरण में नहीं रहेंगे, तब बाकी कुछ भी हो, हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। संविधान